नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। एक आतंकी संगठन, उसके 15 राज्य और कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे और 106 लोगों की गर्दन दबोचने की हिम्मत सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री की ही हो सकती है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई, जिसने इस देश में इस्लामिक शासन लागू करने का षड्यंत्र रचा था, अब लगता है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि आतंकियों के कमर तोड़ने के लिए अब देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कमर कस ली है। और इस सीक्रेट मिशन में मोदी का साथ दिया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह ने। क्या थी ये पूरी रणनीति और क्यों पीएफआई के अड्डों पर पड़ा छापा, इस पूरे वीडियो में हम आपको उसका जिक्र करके बताएंगे। दुनिया के कुछ मुल्कों को ये रास नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इतनी तेजी से तरक्की कैसे कर रहा है। उन्हीं देशों ने पहले स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी को खड़ा किया, और जब उसकी पोल खुल गई और बैन कर दिया गया उसे, तो पीएफआई को खड़ा कर दिया गया उन्होंने। लेकिन उन लोगों को शायद ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दूसरे प्रधानमंत्रियों की तरह बिल्कुल नहीं है, जो फैसले लेने में ही सालों साल निकाल दे। मोदी सरकार में देश की अस्थिर करने वाली शक्तियों के लिए कोई जगह नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार लगातार आतंक और आतंकवादियों पर प्रहार करने में लगी है। अब आतंक के स्लीपर सेल की रही सही कमर तोड़ने, टेरर फंडिंग को रोकने और आतंकी सोच को नेस्तनाबूद करने के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसी वजह से एक दिन पहले ही बिना किसी को कानो कान खबर किए पीएफआई के देश भर में 100 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जिससे देशद्रोह तत्वों का देश से खात्मा किया जा सके। जब से कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, तब से पीएफआई संगठन बौखलाया हुआ है। इसके नेताओं समेत 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया है, और अब एक के बाद एक कई खुलासे सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यहाँ पे ये आई कि इस आतंकी संगठन ने 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन लागू करने का षड्यंत्र रचा था, और साथ ही देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को पटना रैली में निशाना बनाने की साजिश भी रच डाली थी, और इसका भी ईडी ने खुलासा किया है। तो आप जरा सोचिए कि खुद को सही साबित करने में लगा ये आतंकी संगठन देश में कैसे आतंक फैलाने की साजिशें रच रहा है। आपको बता दें कि संगठन का इरादा 12 जुलाई को पटना में मोदी की रैली को निशाना बनाना था। इसके लिए पीएफआई का टेरर मॉड्यूल यानी कि पीएफआई खतरनाक हथियार और विस्फोटक जुटाने में लगा था। इसके अलावा यूपी में भी संवेदनशील जगहों पर बम धमाका करने और राज्य की बड़ी हस्तियों पर हमले करने की पीएफआई ने योजना बनाई थी। पीएफआई 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन लागू करने का षड्यंत्र रच रहा था। अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए विवादित कट्टरपंथी संगठन पीएफआई एक खतरनाक प्लान तैयार कर रहा था, जिसका खुलासा बिहार के पटना से पीएफआई से जुड़े 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। पुलिस को ऐसे डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं जिसमें यह पर्दाफाश हुआ है कि पीएफआई हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए मिशन 2047 पर काम कर रहा है। पीएफआई जिस मिशन 2047 के एजेंडे पर काम कर रहा था, उसके इरादे बेहद खतरनाक थे। ये नेटवर्क भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने पर आमदा था। मुसलमानों को उनके अत्याचार याद दिलाना और हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का काम एक बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के खिलाफ भी अपनी योजना बनाकर ओबीसी में आने वाले हिंदुओं के आरएसएस के खिलाफ खड़े करने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। एनआरसी के खिलाफ जब दिल्ली में शाहीन बाग में धरना या फिर ये कहें कि हनुमान जयंती के अवसर पर भी जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी, तब भी इस पीएफआई जो है ये चर्चा में रही थी, तब भी इसका कनेक्शन इनसे निकाला गया था। इससे पहले भी जब कर्नाटक में हिजाब विवाद गहराया था, तब बीजेपी और हिंदू संगठनों ने पीएफआई को मुस्लिम छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया था। पूरे रेड की निगरानी जो की गई थी इस पूरे मामले पे, जहां पे अभी एक दो दिन पहले ही पीएफआई के कई ठिकानों पर रेड पड़ी है यानी कि छापेमारी हुई है, इस पूरे रेड की निगरानी खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी अजीत डोभाल कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने 250 से ज्यादा पुलिस अफसर लगाए थे। ऑपरेशन में एक डीजीपी, 4 आईजी, 16 एसपी रैंक के ऑफिसरों को शामिल किया गया था। पूरा ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि पीएफआई ही क्या, ऑपरेशन को अंजाम देने वाले अफसरों के अलावा पुलिस प्रशासनिक अफसरों को भी इसकी भनक तक नहीं लग पाई। दरअसल पिछले 2 सालों से देश भर में अलग अलग राज्यों में कई तरह की मजहबी हिंसा की घटनाएं सामने हुई है, जिन्हें आपने देखा होगा। ज्यादातर साजिश के तार पीएफआई से जुड़े मिले हैं। दिल्ली हो या फिर इस साल भाजपा प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के बयान के बाद जून जुलाई में हुए देश में अलग अलग शहरों में हुई हिंसा की कड़ी पीएफआई से कहीं ना कहीं जुड़ी मिली।
पीएफआई पर हिंसा की प्लानिंग और फंडिंग का आरोप भी लगा आ रहा है लगातार, और इसी महीने 8 सितंबर को एनआईए ने बिहार के कई जिलों में एक साथ छापा मार दिया। एनआईए की टीम ने अरिया, छपरा, नालंदा में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और इस दौरान पटना में फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल सामने आया था। इनका लिंक भी पीएफआई से जुड़ा मिला था। रिपोर्ट्स की अगर माने तो बार-बार दंगों और हिंसा में पीएफआई का नाम आने के बाद सरकार ने कार्रवाई की तैयारी कर ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बातचीत के बाद इस कार्रवाई के लिए मंजूरी दी थी। एनएसए अजीत डोभाल ने अपने टॉप अफसरों के साथ इसकी पूरी प्लानिंग कर ली और इस पूरे प्लान में मोदी की उस चाणक्य नीति का ऐसा प्रयोग माना जा सकता है जिसके लिए उन्होंने अपने किसी भी मंत्री से ज्यादा सुरक्षा सलाहकार पर भरोसा किया। पीएमओ से जुड़े सूत्र कहते हैं कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल ने पूरी प्लानिंग करके पीएम मोदी के सामने पूरा खाका तैयार करके दिया था कि किस तरीके से इसको अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने बताया इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम देना है, उसकी पूरी रणनीति। पीएम से हरी झंडी मिलने के बाद अजीत डोभाल ने काम शुरू कर दिया और फिर आई एक्शन वाली रात जब एक एक कर आतंकी संगठन के सभी ठिकानों पर छापेमारी कर दी गई। बीजेपी पर हमेशा निशाना साधने वाली कांग्रेस भी यहाँ पे फंसी हुई नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस के भी पीएफआई पर कोई कार्रवाई नहीं करने और बल्कि इनकी हरकतों को हमेशा नजरअंदाज करने का आरोप लगता आया है। साल 2010 की अगर बात करें तो केरल पुलिस ने पीएफआई की गतिविधियों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को जानकारियां मुहैया कराई थी, लेकिन तब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने इस पर कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं समझी। 2010 में केरल के कन्नूर जिले में एक दलित युवक की तालिबानी अंदाज में हुई हत्या के मामले की जांच में भी इसी ग्रुप का हाथ सामने आया था। ऐसे में कार्रवाई की उदासीनता कांग्रेस को सीधा कटघरे में खड़ा करती है। बताया भी ये भी जा रहा है कि पीएफआई के नेताओं को बचाने के लिए तब की मनमोहन सरकार ने आतंक में इस संगठन की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया था। पीएफआई ने देश को बर्बाद करने के लिए आपको बता दें कि कितने सारी प्लानिंग कर रखी थी और उसने कितनी सारी चीजें शामिल की थी उसका भी खुलासा हुआ है। 4 चरणों की रणनीति बनाई थी इन्होंने, जिससे पूरी देश को इन्होंने दहलाने की कोशिश की थी या फिर कहीं दंगे भड़काने की कोशिश की थी। अपने इस घातक मिशन को पूरा करने के लिए न सिर्फ पीएफआई खुद जुटा है बल्कि उसने अपने राजनीतिक, छात्र और महिला संगठनों को भी सक्रिय कर दिया है। सबसे पहले पीएफआई ने मुसलमानों को अपने नेतृत्व में लेने की कोशिश की। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को उनके दुख और अत्याचार याद दिला दिए। फिर कथित रूप से यह कोशिश की गई कि वो मुस्लिम समुदाय को ये सोचने पर मजबूर कर दे कि केवल वो ही उसका नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि ये विवादित संगठन युवाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी देता है। पीएफआई चाहता था कि मुस्लिमों के मुद्दों को उसके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाए। संगठन को यकीन था कि अगर समय समय पर होने वाली हिंसा मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों को प्रदर्शित करती है। कथित रूप से यह सलाह भी दी गई कि बड़े लक्ष्य के लिए खुद को होने वाली क्षति को ज्यादा तवज्जो न दिया जाए। तीसरे चरण की अगर बात करें तो चौंकाने वाली रणनीति सामने आती है। इस चरण के तहत पीएफआई के सदस्यों से कहा गया था कि वो अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग के हिंदुओं का साथ दे, उनके और आरएसएस के बीच दूरियां पैदा करे और इसके साथ ही उससे हथियार जुटाने के लिए भी कहा गया था। इस चरण के बाद में दूसरा चरण ये आता है कि जहां पर संगठन ये चाहता था कि उसके वफादार लोग न्यायपालिका, पुलिस, सेना और राजनीति में घुसपैठ कर ले ताकि धीरे धीरे इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित संविधान बनाया जा सके। इसमें हथियारों और सिस्टम पर भरपूर इस्तेमाल किया जाता था। ठिकानों पर छापेमारी के एक दिन बाद भी आपको बता दें कि पुणे में जोरदार प्रदर्शन देखा गया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे पीएफआई के 35 से ज्यादा सदस्यों को हिरासत में लिया और इस दौरान पुणे में जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार लगातार आतंक और आतंकवादी गतिविधियों और आतंकियों पर प्रहार करने में लगी हुई है। अब आतंक के स्लीपर सेल की रही सही कमर भी ये तोड़ रही है, लेकिन अब जो है पीएफआई खुद आकर सामने से खड़ा हो गया है और अपने आप को कसूरवार कहने को वो गलत मान रहा है। उसका कहना है कि जो भी सरकारी प्लानिंग कर रही है वो सरासर गलत है। इससे तो ये साफ हो जाता है कि कैसे भी पीएम मोदी अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए बचाने की कोशिशों में लगे हैं और भले ही पीएम मोदी इस मामले में अब तक चुप्पी साधे बैठे हों, खामोश दिखाई दिए हों, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इस खामोशी के पीछे एक तूफान भी आने वाला है। वहीं पीएफआई खुले तौर पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने की अपील करता रहता है और इस्लामी राष्ट्र की अपनी अवधारणा को अंजाम देने के लिए पीएफआई बड़े पैमाने पर मुस्लिमों को हथियारों और विस्फोटों की ट्रेनिंग दे रहा है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश में कुछ भी
अनहोनी हो सकती है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। और इस बार जो ये रणनीति बनाई गई है, पीएम मोदी ने बड़ा एक्शन लिया और इसके ठिकानों पर छापेमारी की ही, और इसमें 106 लोगों के साथ और भी लोगों को गिरफ्तार किया और लगातार ये सिलसिला जारी है। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी जानते हैं कि गुपचुप तरीके से ही सही, लेकिन देश को बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आतंकी संगठन अगर देश में इस तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं और ये बच्चों को, महिलाओं को और मासूम लोगों को अपना हथियार बनाकर इस पूरे देश के खिलाफ एक षड्यंत्र रचना चाहते हैं, तो उन्हें पीएम मोदी कभी भी करने नहीं देंगे या फिर उनकी साजिशों को बिल्कुल नाकाम कर देंगे। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है इस पूरे वीडियो को लेकर, और जिस तरीके से पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, और क्या आपको लगता है कि ये संगठन हिंसक है देश के लिए भी और देश के लिए खतरा है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, और हमारे चैनल यानी कि खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।